बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम या इसी को हम जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं। इसी को हम जो है क्या कह सकते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, समझ में आया। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है, सबसे पहले तो ये समझो आप, सर्कुलेटरी सिस्टम की क्यों ज़रूरत है। इसको आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप इन नामों से जान सकते हैं। तो किस में ज़रूरत पड़ती है सर्कुलेटरी सिस्टम की? इट इज़ एसेंशियल फॉर मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स। किसके लिए एसेंशियल है? एसेंशियल फॉर मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड essential for multicellular multilayered organisms। ठीक है, essential for multicellular multilayered organisms। समझ में आया? मतलब बहुकोश के जीवों के लिए ज़रूरत है इसकी। किसके लिए ज़रूरत है? बहुकोश के जीवों के लिए। यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं, मतलब एक कोश के जो जीव होते हैं, जैसे हम अमीबा की बात करें, जैसे हम बात करें बैक्टीरिया की बात करें, अब वो एक कोशिका वाले जीव हैं, उनको सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? उसको आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे ये कोई कोशिका है और इस कोशिका को अपना जीवन यापन करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है, सबसे पहले आप ये समझिए। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो क्या है? खाना देना, ऑक्सीजन देना, वेस्ट को वहाँ से निकालना। ठीक है, तो ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के काम है। अब ये सिंगल सेल जो जीव है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को अंदर ले लेगा डायरेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट भेज सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। सिंगल सेल है, अपने वातावरण के चारों ओर के वातावरण से ही ऑक्सीजन को अंदर ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ सकता है। लेकिन हम अगर अपनी बात करें, ठीक है, तो हम बहुकोश के जीव हैं और हमारी प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो प्रत्येक सेल को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उसको वहाँ तक जो है ले जाना पड़ेगा। अब हमारा जो विशालकाय शरीर है, अगर हम अपनी बात करें या किसी भी जीव की बात करें, तो वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, लीवर जो कि हमारे अंदर है, हार्ट हमारे अंदर है, वहाँ पर अगर ऑक्सीजन जानी है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बह रहा है? ब्लड। उसका मेन कंपोनेंट क्या है? ब्लड है, ब्लड। और ब्लड ही ये काम करता है कि वो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, फूड को कैरी करता है, फूड को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। समझ में आ गया? तो सर्कुलेटरी सिस्टम की किसको ज़रूरत है? इट इज़ एसेंशियल फॉर मल्टी सेलुलर मल्टी लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इसकी ज़रूरत नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हमारे अंदर तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो हमें तो जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, सिर तक ऑक्सीजन पहुंचानी है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, है ना गगन नेहा? अब ऑक्सीजन हम कहाँ लेते हैं? फेफड़ों के अंदर, है ना? ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ों के अंदर तक जाती है। ये इतना काम है हमारा श्वसन तंत्र का। हमारा क्या काम है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर पहुँचा देता है। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना है हर एक सेल तक। ठीक है, तो तब उस काम को कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है उस काम को करेगा। ठीक है, तो ब्लड जो है उस काम को करेगा। अब उस ब्लड को पंप करने में कौन सहायक होगा?
हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे टंकी में पानी पहुंचाने के लिए ऊपर आप जो है मोटर चलाते हो और मोटर चल करके वो जो है पानी को ऊपर धकेल देता है, ऐसे ही हमारे ब्लड को पंप कराने के लिए हमारे सिस्टम में एक मोटर लगाई हुई है प्रकृति ने, नेचर ने, दैट नेम इज हार्ट, ठीक है। तो वो मस्कुलर हार्ट बेसिकली क्या काम करता है, मोटर का काम करता है और वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, प्रत्येक कोने तक, जिस वजह से हर हिस्से तक, हर कोशिका तक, हर ऊतक तक, हर ऑर्गन्स तक जो है ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ठीक है। समझ में आया। अब इसके पास तो केवल, अब एक कोशिकीय जीव है, कोई एक कोशिकीय जीव है तो उसके पास तो केवल एक कोशिका है, तो उसको तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक कोशिका है और वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से, अपने चारों ओर के वातावरण से ऑक्सीजन को रिसीव कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकता है। लेकिन हमारे अंदर इतनी अरबों खरबों कोशिकाएं हैं और प्रत्येक के पास ऑक्सीजन पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। समझ में आया। क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? एक कोश के जीव में क्यों ज़रूरत नहीं है, उसे क्यों ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत नहीं है एक कोश के जीव को? क्योंकि वो बाहर से ऑक्सीजन डायरेक्ट ले सकता है, उसका इतना बड़ा शरीर नहीं है कि उसको अंदर तक, लीवर तक ऑक्सीजन पहुंचानी पड़े। उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना लीवर है ना कुछ है। समझ में आ रहा है? अब हमारे अंदर लीवर है, लीवर के अंदर जो है ऑक्सीजन कैसे जाए? सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ना वहाँ पर। अब ऑक्सीजन हमने ले ली, फेफड़ों तक गई वो, तो उसके बाद भी तो उसको ट्रांसफर करना है, पैरों तक भी तो ट्रांसफर करना है, पैर के अंगूठे भी तो काम करने चाहिए। अब ये थोड़ी ना फेफड़ों में पहुँचा दी कि काम खत्म, बस नहीं। अब असली काम तो अब शुरू है, और वो काम कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो पहला काम तो ये है कि ऑक्सीजन को किसी तरह फेफड़ों तक लाओ, और दूसरा काम ये है कि उसको अब वितरित करो, वितरण करो, है ना। तो समझ में आ गया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम यही नहीं है कि भाई ऑक्सीजन पहुंचा दी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, वेस्ट को निकाल दिया, अमोनिया को निकाल दिया, ठीक है, खाना दे दिया, यही सब काम नहीं है, और भी काम है इसके। जैसे कि इसका काम है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करना, ठीक है, होम्योस्टेसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। और क्या काम है इसका? होम्योस्टेसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, होम्योस्टेसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस का मतलब यह है कि कांस्टेंट एक इस समान जो है अंदर का वातावरण रखना है, और बाहर के वातावरण से, कि बाहर के वातावरण में कोई चेंज आए तो उसमें अंदर कोई इतनी हलचल ना हो। समझ में आ रहा है? जैसे बाहर अगर टेम्परेचर घटने लगे, जैसे सर्दी अभी पड़ती है, तो सर्दी अगर पड़ेगी तो अगर उसका प्रभाव हमारे इंटरनल टेम्परेचर पे होगा तो फिर तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ठंड लगेगी, हमें ठंड लगेगी, हम घर में बैठ जाएंगे चुपचाप, और वो दिक्कत होगी फिर, है ना। तो उसका फर्क ना पड़े, ज़्यादा फर्क ना पड़े, उसको राहत दिलाने के लिए भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है। पीएच में जो चेंज होता है, आयन कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है, टेम्परेचर में जो चेंज होता है, उसको सभी को कॉप अप करने के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो पीएच को और ये सब चीज़ें हैं जो भी वेस्ट है उसको कैसे होम्योस्टेट करता है? किडनी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा करता है? किडनी के द्वारा। किडनी के जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको किडनी निकाल लेती है। कोई भी वेस्ट है या कुछ भी चीज़ है एक्स्ट्रा है, आयरन की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा है, सोडियम बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, या कोई भी आयरन की कंसंट्रेशन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बढ़ गई, तो वो किडनी के द्वारा बाहर
निकाल दी जाती है। तो इस तरह से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करता है। टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, उसको भी स्वेट के फॉर्म में, पसीने के रूप में जो है बाहर निकाल सकता है। ठीक है, बॉडी को कूलिंग डाउन करना है ना, तब भी जो है उसको वो काम करता है। पसीना आता है, थोड़ी ठंडक महसूस होती है ना, जब बॉडी गर्म हो जाती है तो क्या करती है बॉडी, पसीना निकालना शुरू करती है, और उस वजह से जो है जो हीट होती है वो वाटर की फॉर्म में निकल जाती है, जिससे बॉडी कूलिंग डाउन में चली जाती है। समझ में आ गया? तो हम ये कह सकते हैं होम्योस्टेसिस भी करता है इंटरनल एनवायरनमेंट की, पीएच में कुछ चेंज हो या टेम्परेचर में कुछ चेंज हो, या फिर जो है किसमें चेंज हो, पीएच हो, टेम्परेचर हो, या इसके अलावा आयरन की कंसंट्रेशन हो। ठीक है, या आयरन की कंसंट्रेशन हो। ठीक है, ये कोशिश करेगा कि ये समान बनी रहे। ठीक है, ये समान बनी रहे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया किसी तरह से, ठीक है, पानी का बहाव मतलब ब्लड का बहाव बढ़ गया, उसको जो है यूरिनेट करके बाहर निकाल सकता है। ठीक है, किडनी के द्वारा। ज़्यादा पानी पी लिया आपने, ठीक है, उससे और ऑर्गन्स पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो उसको भी क्या करेगा, किडनी के द्वारा यूरिनेट करके बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो है क्रियाएं होती है। समझ में आ गया? तो जो भी है आयरन कंसंट्रेशन में वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट को भी जो है ये किडनी के द्वारा बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, फिर उसमें चाहे CO2 हो, ठीक है, CO2 हो, या इसमें जो है CO2 के अलावा NH3 हो, ठीक है, यूरिया हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती है जो इसमें बनती है। ठीक है, कोई सोल्ट हो, ठीक है, सोल्ट हो, या एक्स्ट्रा पानी हो, उसको भी बाहर निकाल सकता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के जो है कंपोनेंट पढ़ते हैं कि क्या उसके कंपोनेंट हैं। सबसे पहले हम ब्लड को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जो है सबसे लास्ट में देखेंगे हार्ट को। ब्लड पढ़ेंगे, फिर वेसल्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम हार्ट। ये समझ में आ गया? इसको एक बार दोबारा रिकैप करने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर एक पाइप्स की एक पूरा जाल बिछा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, और उन पाइप्स के अंदर ब्लड बह रहा है। ठीक है, लगातार बह रहा है। उस ब्लड बहने का तात्पर्य यह है कि वो कुछ भूमिका जो है अदा करता है हमारी बॉडी में। उसका क्या काम है ब्लड का बहने का? खाना देना, ऑक्सीजन देना, वेस्ट को निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, अमोनिया निकालना, वेस्ट जो भी है, ठीक है, और एक्स्ट्रा पानी जो भी है उसको बाहर निकालना। तो ये सब चीज़ें जो है किसके काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम के काम है। समझ में आ गया? अब इसके कंपोनेंट पढ़ते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? नेहा समझ में आ गया ना? तो ब्लड जो बह रहा है, ब्लड समझ में आता है ना नेहा? ब्लड मतलब क्या है? बताओ, शर्माने के लिए नहीं कहा मैंने, बताओ जल्दी। ब्लड मतलब क्या? क्या? ब्लड मतलब क्या? मुझे घर भी जाना है, जल्दी बता दो। लक्ष्मी, सेल्स के अंदर, पाइप्स के अंदर, कोशिकाएं मतलब वो पाइप्स हैं, वो कोशिकाओं के बने हुए हैं, ये कह सकते हो आप, लेकिन वो पाइप्स हैं, छोटे छोटे पाइप्स हैं, बड़े बड़े पाइप्स हैं। हाँ, पाइप्स ही हैं वो भी। बताऊंगा वेन्स और आर्टरीज में अंतर अभी। ठीक है, जैसे ट्यूबवेल से पानी देते हैं, बोरिंग से पानी देते हैं, बैठ जाओ,
तो एक खेत से दूसरे खेत में पानी अगर पहुंचाना है तो उसके आगे वो लगा देते हैं पाइप, है ना, और लंबा पाइप 100 मीटर का, 50 मीटर का ऐसे। तो हमारे अंदर भी पाइप्स का पूरा जाल बिछा हुआ है, पूरा जाल, ठीक है। और उन पाइप्स के अंदर कौन बह रहा है? ब्लड। उस पाइप के अंदर कौन बहता था? वाटर, है ना। इस पाइप के अंदर कौन बह रहा है? ब्लड। तो ब्लड का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे गाड़ियाँ होती है इधर से उधर जाने के लिए, रुड़की से लक्सर, लक्सर से देहरादून, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से ऋषिकेश, ठीक है। तो इसी तरह हमारा रुधिर जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका काम करता है? ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो बेसिकली हम उसके कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल सर्कुलेटरी सिस्टम के। हम पढ़ने जा रहे हैं इसके कंपोनेंट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द ब्लड। कंपोनेंट में बता दूं पहले आपको, इसके 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट ब्लड, सेकंड हार्ट, थर्ड वन इज वेसल्स। ब्लड का पता है, ब्लड मतलब रक्त, रुधिर, लाल रंग का जो चोट लगने पर निकलता है, ठीक है। हार्ट, मोटर जो ब्लड को पंप करती है, जैसे पानी वाली मोटर पानी को पंप करती है। वेसल्स जिसके अंदर ब्लड बहता है, वो पाइप्स जिनके अंदर ब्लड बहता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की। तो ये इसेंशियल है, किसमें जरूरत है इसकी? बहुकोश के जो जीव हैं, है ना। किन में जरूरत है इसकी? ब्लड की बहुकोश के जो जीव होते हैं उनमें इसकी जरूरत है। इसेंशियल फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसेंशियल फॉर मल्टीसेलुलर ठीक है। तो किस में जरूरत है इसकी? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जरूरत है इसकी। दूसरा हम बात करें कि वॉल्यूम कितना हो सकता है इसका? लगभग 5 से 6 लीटर। मेल की अगर हम बात करें, तो 5 से 6 लीटर के आसपास है, ठीक है। ये मेल का चिन्ह है, मेल को ऐसे ही शो करता है ना, ठीक है। तो 5 से 6 लीटर अगर वॉल्यूम की बात करें इसमें मेल में पाया जा सकता है। और 4.5 से 5.5 लीटर के आसपास जो है अप्रोक्सीमेट बात करें, 4.5 टू 5.5 अप्रोक्सीमेट ये जो है फीमेल में पाई जा सकती है। हम बात करें वॉल्यूम की, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। अब इसका जो है ज़्यादा होने का कारण ये भी है कि मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है बेसिकली, जो बनता है मेल के अंदर, और उसका जो कुछ रोल होता है आरबीसी प्रोडक्शन में होता है, जिस वजह से मेल के अंदर जो है इसकी जो वॉल्यूम है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी की बात करें अगर ब्लड की, तो ये जो है पानी से थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। विस्कोसिटी की भी बात करें तो पानी से ज़्यादा होती है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मतलब घनत्व, तो किससे ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है देन वाटर। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, ये भी ज़्यादा होता है देन वाटर, ठीक है। डेंसिटी मतलब घनत्व उसका पानी से ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन उसका, वो भी पानी से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं ब्लड के अंदर। क्या होते हैं? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर। क्या होते हैं नेहा? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर होते हैं। क्या रीजन है इसका?
रीजन क्या है इसका, क्या रीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से वो गाढ़ा होता है। जैसे चीनी का जो घोल होता है वो गाढ़ा होता है, पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, चाशनी जिसमें गुलाब जामुन डुबोते हैं, खाइए कभी, खाई होगी। और ब्लड सेल्स भी होती है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स भी होती है उसमें, है ना। ब्लड के अंदर क्या होती हैं, ब्लड सेल्स। नाम बताना जरा ब्लड सेल्स के, ब्लड सेल्स के नाम बताना, कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती है। सना, यही तो थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यही तो 3 सेल्स है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड सेल्स बढ़ेंगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी। अगर ब्लड सेल्स को बढ़ा दिया जाए, इन कोशिकाओं की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो इसका गाढ़ापन और बढ़ जाएगा, ठीक है। पानी की कमी हो जाए तो भी गाढ़ापन बढ़ जाएगा, है ना। अब मुझे ये बताओ कि आधा लीटर पानी लिया, उसमें हमने 100 ग्राम चीनी मिला दी, और 1 लीटर पानी लिया, उसमें हमने 100 ग्राम चीनी मिला दी, तो गाढ़ा कौन होगा ज़्यादा, कौन से वाला, पहले वाला, कौन से वाला, जो हमने आधा लीटर पानी लिया। जाहिर सी बात है, मतलब मेरे कहने का मतलब है ब्लड के अंदर अगर पानी की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वो गाढ़ा होगा, पानी अगर ज़्यादा होगा तो वो कम गाढ़ा होगा। ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ा दी तो ज़्यादा गाढ़ा होगा, ब्लड सेल्स की संख्या कम कर दी तो कम गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी, ठीक है, इस तरह से जो है चेंज होती है, ठीक है, समझ में आया। जैसे पानी के अंदर चीनी मिला देते हैं, ऐसे ही मतलब आप ये सोच सकते हो कि हमारे इस पानी के अंदर जो है ये ब्लड सेल्स मिली हुई हैं, ठीक है। अगर हम ब्लड में से सेल्स को निकाल दें, ब्लड में से अगर हम सेल्स को निकाल दें, ब्लड माइनस सेल्स, तो क्या बचेगा, नहीं, ब्लड में से अगर हम सेल्स को निकाल दें तो क्या बचेगा, प्लाज्मा, क्या बचेगा, प्लाज्मा, मतलब वो हिस्सा जब हम ब्लड से सेल्स को निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा, प्लाज्मा। और अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तब बचेगा सीरम, ठीक है। अगर प्लाज्मा में से माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तब बचेगा सीरम, ठीक है। तो कंपोजिशन जो सीरम का और प्लाज्मा का ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर सीरम में नहीं होता, प्लाज्मा में होता है बस, ठीक है। और इसमें भी जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कौन सा है, फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर का नाम भी लिख सकते हो, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कौन से होते हैं, जो क्लॉट बनाने में काम आते हैं। क्लॉट मतलब रुधिर का थक्का जमना, जैसे चोट लग गई अभी यहाँ पर मैंने कट कर दिया तो खून बहने लगेगा, थोड़ी देर बाद वो जम जाएगा, तो वो जमा कैसे, क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से। उसको जमाने में कौन हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स,
ठीक है। तो ब्लड में से कोशिकाओं को निकाल दो, मतलब आरबीसी मैंने बाहर निकाल दी। मैंने किसी का शरीर लिया, उसमें से 5-6 लीटर ब्लड निकाला, ठीक है, 6 लीटर ब्लड निकल गया और पूरा एक 6 लीटर का डिब्बा भर गया। अब उसमें से मैंने कोशिकाएं बाहर निकाल ली। सबसे पहले मैंने आरबीसी उस डिब्बे में से बाहर निकाल ली, फिर डब्ल्यूबीसी बाहर निकाल ली, फिर जो है एक सेकंड